नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी रचना के पाठ्यक्रम में संकलित रेखा चित्र गुंगिया की चर्चा करेंगे। यह इस चर्चा का दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में मैंने इस रेखा चित्र के आरंभ में महादेवी वर्मा जी ने जो पत्र लिखने से संबंधित कठिनाइयाँ बताई हैं उनके बारे में चर्चा की थी। दूसरे भाग में हम गुंगिया की बात करेंगे। गुंगिया उन्हीं पत्र लिखवाने वाले लोगों में से एक थी जो आकर के खड़ी रहती थी और चुपचाप वहाँ के सारे क्रियाकलापों को देखती थी, क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी लेकिन सुन सकती थी, तो वह चुपचाप बैठकर या खड़े होकर देखती थी। कई दिनों से महादेवी वर्मा जी उसको देख रही थी कि ये महिला आकर के सुनती है पत्र लिखवाना। परंतु जब एक दिन उसने खुद आग्रह किया पत्र लिखवाने का और वह स्वयं कुछ बोल नहीं पाई, केवल इशारों से अपनी बात कहने लगी, तो महादेवी वर्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि इसके पत्र को मैं किस प्रकार लिख पाऊँगी, इसकी बात को किस प्रकार समझ पाऊँगी। गांव के अन्य लोगों से बातचीत के क्रम में गुंगिया के बारे में पता चला। उसका वास्तविक नाम धनपतिया था और क्योंकि वह गूंगी थी इसलिए गुंगिया के उपनाम से वह प्रचलित थी। बड़ी बूढ़ी औरतों से बातचीत करने पर गुंगिया की मार्मिक इतिहास का, मार्मिक कहानी का महादेवी वर्मा जी को पता चला। गुंगिया के माता पिता उसका जन्म एक रघु तेली नाम के व्यक्ति के घर हुआ था, यानी उसके पिता थे रघु तेली, जो कि संपन्न व्यक्ति थे और बहुत पहली बार उनके घर बच्चा हुआ था। यही गुंगिया जो थी उनकी पहली संतान थी, इसलिए बड़ी धूमधाम से उसका सारा जन्मोत्सव की जो तैयारियां थी बड़ी धूमधाम से की गई और जच्चा बच्चा की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। या आमतौर पर माना जाता है कि गांव में लड़के के जन्म पर ही उत्सव मनाया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है, और लड़की के जन्म पर ऐसा नहीं किया जाता। परंतु रघु तेली जो थे, धनपतिया या गुंगिया के पिता, उनकी पहली संतान थी, इसलिए उन्होंने जी खोलकर खर्च किया और सभी को बड़े अच्छे से दावत दी और जो भी नेग था, दान दक्षिणा, वो सब दी। बड़ी ही स्वस्थ बच्ची थी ये धनपतिया, परंतु 5 वर्ष के होने पर भी जब ये बोल नहीं पाई और इशारों से ही अपनी बात कहती रही तो माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि आखिर ये बोल क्यों नहीं रही है। डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि इसके तालू के बनावट में कुछ परेशानी है जो कि ऑपरेशन के द्वारा दूर हो सकती है, और उसके लिए बहुत सारा रुपया चाहिए था जो कि रघु के पास नहीं था। धनपति के बाद एक और बेटी हुई, उसकी छोटी बहन रजिया। और गुंगिया गूंगी तो थी परंतु बहरी नहीं थी। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो गूंगे बहरे दोनों होते हैं, परंतु गुंगिया सुन सकती थी, केवल बोल नहीं सकती थी। तो ये उसके कष्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता था, क्योंकि उसके बारे में जो भी व्यक्ति जो कटाक्ष या व्यंग कर रहा है वो तो उसको सुनना पड़ता था, परंतु उसका प्रतिवाद वो नहीं कर सकती थी। परंतु इतनी सुघड़ और कुशल कामकाज करने में थी गुंगिया और इतनी गुणी थी कि लगता था कि गूंगेपन की कमी को इन अन्य गुणों ने भर दिया है। परंतु समस्या तब आई जब विवाह की बात चली। विवश होकर माता पिता ने झूठ बोलकर छोटी बहन से सगाई की और बड़ी बहन को यानी गुंगिया को मंडप में बिठा दिया विवाह के लिए। जब ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो बहुत क्रोधित हुए और सारा गुस्सा बेचारी निरपराध गुंगिया पर उतारने लगे और उसको उसके मायके में आकर छोड़ गए और उसी से छोटी बहन का विवाह करवाया गया।
गुंगिया के का जो कष्ट माँ बाप की ममता में जो कुछ कम था, वो इस विवाह और फिर विवाह विच्छेद के पश्चात और ज़्यादा बढ़ गया और उसे दुनियादारी का आभास हुआ, दुनिया का आभास हुआ कि कितना कष्ट है अपाहिज होकर जीने में। गुंगिया अपने माता पिता की सेवा करती रही। कुछ समय बाद माता पिता भी गुजर गए और उसकी जो बहन थी जिसका विवाह उसके ही पति से हुआ था, वो 2 बच्चों को उसने जन्म दिया, परंतु दोनों में से कोई जीवित नहीं बचा और तीसरे बच्चे के जन्म देते समय वो स्वयं गुजर गई। और बिना माँ के बच्चे को पालना जो था वो पिता के लिए बहुत कठिन था, इसलिए वह उस बच्चे को लेकर वापस गुंगिया के ही पास दे गए कि तुम्हें इसका लालन पालन करो। उसी को गुंगिया अपना सर्वस्व समझने लगी। ये जो रेखा चित्र है, यानी ये वास्तविक घटनाएं हैं, सारी वास्तविक कहानी है, परंतु ऐसा लगता है जैसे कि ये काल्पनिक कोई कहानी होगी। महादेवी वर्मा जी ने अंत में कहा भी है कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे चरित्र भरे पड़े हैं और ऐसे ऐसे चरित्र मैंने देखे हैं, उनका इतिवृत्तात्मक जो व्याख्यान है वो इतना है कि कल्पना की उड़ान भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। गुंगिया के दुर्भाग्य ने भी पीछा नहीं छोड़ा था। वो बच्चे का लालन पालन करने लगी, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसको इधर उधर से बातें सुनने को मिली कि गुंगिया जो है अपनी बहन से यानी उस बच्चे की माँ से बहुत जलती थी, इसीलिए बाप से उसको छीन कर ले आई है। अब सोचिए गुंगिया के हृदय पर क्या बीती होगी। दूसरे के बच्चे को एक अपना कर इतनी ममता से उसका पालन पोषण कर रही थी कि अपने गहने तोड़वा कर उसके लिए हाथ में के कड़े और पैर के पाजेब करधनी सब चीज़ बच्चे के लिए बनवाई थी। अपने नई नई साड़ियों को काट कर उसके लिए वस्त्र बनाए थे और इतना त्याग करने के पश्चात फिर वही बच्चा उस पर संदेह करे कि तुम मेरे बाप से मुझको छीन कर लाई हो, तो क्या बीतेगी उस बेचारी स्त्री पर। फिर भी वह अपने कर्तव्य से नहीं हटती है और उस बच्चे को उसके पिता के पास भिजवाने का प्रबंध करती है कोलकाता में। वहाँ भिजवाने के लिए भी वो अपने जो भी बचा खुचा जो भी गहने उसके पास थे वो भी गिरवी रख देती है और बड़े बढ़िया से उसकी तैयारी, नए नए कपड़े बनवाती है उसके लिए, घी और जो भी मिठाइयाँ जो भी सौगातें थी वो सब देकर उसको भेजती है। साथ में एक बगल के जो उसके चाचा काका लगेंगे उनको भी भेजते हैं कि इस बच्चे को इसके पिता तक पहुंचा आना। परंतु और वहाँ से आने के बाद बेचारी बेसुध पड़ जाती है, लगता है उसके जीवन का कोई आधार ही नहीं है। परंतु तीसरे चौथे दिन ही वो वापस, जो हुलासी उसके बेटे का नाम था हुलासी, वो वापस आ जाता है और पता चलता है कि वहाँ तो उनकी पत्नी है और 4 बच्चे हैं और इनको स्वीकार कर नहीं किया उन लोगों ने, बल्कि इसकी संपत्ति पर भी अपना अधिकार जताया कि जब तक गुंगिया जीती है तब तक रहे और हुलासी देखभाल करे संपत्ति की, और जब गुंगिया के मर जाने के पश्चात वो सारे वहीं आकर के रहेंगे। हुलासी कुछ काम धंधा संभालने लगा था, थोड़ा बड़ा होने लगा, वो 8-10 वर्ष का हो गया, परंतु अभी तक भी गुंगिया के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा था और कहीं से एक साधु बाबा आकर उस गांव में डेरा जमा लिया उन्होंने। और जैसा कि घर से जो बच्चे उपेक्षित होते हैं या जिनके मन में ये द्वेष होता है कि घर वाले हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो जल्दी से इन सब बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। वैसा ही हुलासी के साथ भी हुआ। उसके मन में था कि ये जो मेरी माँ है, जो गुंगिया है, वो ज़बरदस्ती मेरे माँ बाप से मुझे छीन कर लाई है और मेरा परिवार तो वो है, मेरे पिता वो हैं और ये ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर बांध के रखना चाहती है। तो उसका मन तो घर से हटा हुआ था, इसलिए वो बाबा जी के चंगुल में आ गया और उन्हीं के साथ वो कहीं भाग गया। इसके पश्चात कई वर्षों तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। कई वर्षों पश्चात कोलकाता से एक व्यक्ति आया तो उसने कहा कि हुलासी जो है कोलकाता में दरबान हो गया है। पता नहीं ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, इसको कोई नहीं कह सकता है, लेकिन गुंगिया के लिए तो एक पत्थर की लकीर थी। उसने बिल्कुल सच मान लिया कि हाँ वो दरबान हो गया होगा। बाबा जी ने उसको कुछ मंत्र वंत्र पढ़ दिया होगा और जब होश आया होगा
तो बेचारा कैसे घर आता, उसके पास पैसे नहीं होंगे। अभी भी वह पूरी तरह से हुलासी को निरपराध समझ रही है और अपनी ममता से उसको वंचित नहीं करना चाहती, और उसकी मोह माया में पड़ी हुई है कि किस प्रकार मेरा बच्चा कितने कष्ट से वहाँ रहता होगा। उसी पुत्र को चिट्ठी लिखवाने के लिए वो लेखिका के पास आती। महादेवी वर्मा जैसे तैसे इतना ही लिख देती हैं कि तुम्हारी अम्मा जो है बड़ी दिनों से तुम्हारी राह देख रही है और तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और इस चिट्ठी को बिना किसी पते के केवल हुलासी दिन, तेली और कोलकाता इतना ही लिख करके पोस्ट कर देती हैं। वो अच्छी तरह जानती हैं कि ये चिट्ठी कहीं पहुंचने वाली नहीं है, लेकिन गुंगिया बार बार उनको परेशान करती है कि मेरी चिट्ठी का जवाब आया कि नहीं, जवाब आया कि नहीं। इस बात से परेशान होकर वो अपनी एक जो सहपाठिन से इसकी चर्चा करती हैं, गुंगिया के बारे में बात करती हैं, और वह अपने नौकर को यह काम सौंपती हैं कि ऐसा अगर कोई तुम्हें दिखाई दे व्यक्ति तो उसकी खोज करो। और उस नौकर का नाम था हरभजन, लेकिन वो अपने आप को वैसी ही स्थिति में पाता है जैसा कि हुलासी था। वह स्वयं भी अपने घर से भाग आया था अपनी माँ को बिना बताए, और उसकी माँ गुजर चुकी थी। उसको गुंगिया में अपनी माँ का अक्स दिखाई देता है, और वो हरभजन ही अपनी तरफ से चिट्ठी लिखता है और 10 रुपये भिजवाता है गुंगिया के नाम, ऐसा सोचकर कि वो भी मेरी माँ जैसी ही है। महादेवी वर्मा जैसे ही वो सोचती है कि किस तरह से मैं झूठ बोलूँगी कि तुम्हारे पुत्र का पत्र है, जबकि ये तो किसी और ने लिखा है, लेकिन उन्हें कुछ भी झूठ नहीं बोलना पड़ता। जैसे ही वो कहते हैं कि कोलकाता से खबर आई है, उतने पर ही गुंगिया समझ जाती है कि ये तो ज़रूर कोलकाता से आई है, तो हुलासी ने ही भेजी होगी चिट्ठी, और 10 रुपये। और बड़ी शांति उसको मिलती है, उस चिट्ठी को अपने हृदय से लगा कर रखती है, और 2-4 दिनों बाद वह हुलासी के खिलौनों और कपड़ों के बीच में मरी हुई पाई जाती है। तो इस तरह से इस गुंगिया का त्रासद अंत होता है। आप देखेंगे कि महादेवी वर्मा जी ने अपनी कितनी मार्मिकता से इस प्रसंग को बताया है। इस रेखा चित्र में गुंगिया का चरित्र चित्रण आप लोग अवश्य तैयार कर लें, और चिट्ठी लिखने में, पत्र लिखने में क्या क्या परेशानियां लेखिका को उठानी पड़ती हैं, ये प्रश्न, इसके अतिरिक्त रेखा चित्र का सारांश पूछा जा सकता है। तो यह गुंगिया रेखा चित्र की चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में अन्य विषय के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।